यस, तो वन एंड हाफ ईयर्स बाय जॉन कीट्स, इसने ये पोएम लिखी है। और इसमें मैंने आपको बताया था जॉन कीट्स का, आपने ना मुझे साथ साथ आप अपना अनम्यूट रखें माइक, ठीक है। तो जॉन कीट्स का मैंने आपको बताया था कि रोमांटिक पोइट है। इसने जो नेचर पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और लाइफ डेथ और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस ये पोइम जो है इसकी ये भी डेथ के बारे में है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको नज़र आ रहा होगा उर्दू में लिखा हुआ है जो, ठीक है। जी इसमें जो जॉन कीट्स है वो एक रोमांटिक पोइट है, और वो जब उसको ये बीमारी में था, उसको टीबी हुई थी, और उस बीमारी के अंदर इसने जो है ये पोएम लिखी थी। तो उसकी एज तब जो है ना 22 साल की थी। तो ये पोएम लिखने के 4 साल 3 साल बाद जो है ना उसकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे वो जिस तरह से बीमार था ना, उसकी जो कंडीशन थी उससे वो इस तरह से डर गया था कि उसे लगता था कि अब उसकी मौत आ गई है। तो उस दौरान ना, बीमारी के दौरान उसने ये पोएम लिखी है, माय हैव ईयर्स, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, जी ये इसमें से जो है ना क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूँ स्टैंजा? जी ये ना साथ साथ मीनिंग्स आपको जी नजर मैं आ जाएंगे लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टार्ट में, ये हम बारी बारी देख लेते हैं। इसमें से मैं आपको टिक भी करवा दूंगी और रीड आउट भी करवा दूंगी, ठीक है। आज आई थिंक हम ये एक ही पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो है ना आपकी, क्योंकि मेरा ना लेक्चर है 2 बजे, तो उससे पहले पहले आपको ना मैं ये कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट जी करते हैं। When I have years that I may keys to be, कीज टू बी, वो कहता है कि जब मुझे व्हेन आई हैव फियर्स, जब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, डेट में आई में कीज टू बी, कि मैं ख़त्म हो जाऊँगी, यानी मेरा खात्मा अब होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, उसे ऐसा लगता है। कीज़ का मतलब यहाँ पे एंड जो लिखा ना वो इसी सेंस में होगा कि उसको पता था कि मैं, वो कहता है कि मैं अब डर गया हूँ, मुझे पता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, मेरी मौत आने वाली है। बिफोर माई पेन हैज़ ग्लीम्ड माई टीविंग ब्रेन, बिफोर माई पेन यानी कि इससे पहले कि जो मेरा पेन हैज़ ग्लीम्ड बाय माई टीमिंग ब्रेन। टीमिंग का मतलब है फ्रूटफुल, यानी कि उसके ब्रेन में जो फ्रूटफुल उसका जो मटेरियल है ना, यानी हमारे माइंड में हम कहते हैं ना कि कुछ नॉलेज है जो हम उसको पेन की शक्ल देना चाहते हैं, मतलब हम रिटन फॉर्म में उसको लिख देना चाहते हैं किसी से शेयर करने के लिए या इंटरेस्ट के लिए, जैसे राइटर्स करते हैं, उनके माइंड में कोई चीज़ आती है तो वो फ़ौरन से उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ग्लीन का मतलब है कलेक्टेड, यानी कि मेरे दिमाग में जो एक चीज़, एक मटेरियल जो है फ्रूटफुल है, जिसको मैं पेन की शक्ल देना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं उसको कलेक्ट कर लेना चाहता हूँ, अपनी पेन की शक्ल में उसको लिख देना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि बिफोर माई पेन हैज़ करेक्टेड माई टीनिंग ब्रेन, मेरा जो ब्रेन में से जो है ना, इससे पहले कि मैं मर जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो पेन है मैं उसको अपने उस फ्रूटफुल ब्रेन में से डाटा कलेक्ट करके उसको पेन की शक्ल दे दूँ, ठीक है। बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स, हाई पाइल्ड बुक्स जो जो है ना पाइल्ड होते हैं, जो नंबर में बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। पाइल्ड उसको कहते हैं। वो कहते हैं कि इससे पहले कि जो है ना वो मैं अपनी जो कहने के अपने ख्यालात में जो इसने एक अपनी इमेजिनरी जो वर्ल्ड थी, जिसमें वो कह रहा है कि मेरी जो फ्रूटफुल ब्रेन है उसको, वो कह रहा है कि उसको मैं जो है ना बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स में उनको किताबों की शक्ल दे सकूँ, उस मटेरियल को किताबों की शक्ल दे सकूँ, ठीक है। समझ आ रही है मरवा? जी जी ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स, इससे पहले कि मैं मतलब कि अब ये पूरी लाइन का यही ट्रांसलेशन होगी। व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे कीज टू बी, मुझे जब ये डर लगा कि मैं अब खत्म होने वाला हूँ, तो मैंने क्या सोचा, बिफोर माई पेन हैज़ ग्लीन माई टीमिंग ब्रेन, इससे पहले मैं अपना पेन जो है, अपने पेन के थ्रू अपने माइंड में जो कलेक्टेड डाटा है या मटेरियल है, मैं उसको अपनी पेन की शक्ल दे दूँ। और इससे पहले कि मैं मर जाऊँ, मैं उससे पहले बिफोर ये लिखा हुआ है कि मैं इससे पहले मर जाऊँ, तो उससे पहले मैं अपनी ये जो मटेरियल है इसको बुक्स की शक्ल में पब्लिश करवा लूँ या बुक्स की शक्ल दे दूँ, ठीक है। इन कैरेक्टरी यानी कि अपने पेन को अपने दिमाग में जो सारा मटेरियल है उसको बुक्स फॉर्म में लिख दूँ, और किस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, ठीक है। तो कैरेक्टरी ये लिखा हुआ ना, इन कैरेक्टरे, इसका मतलब है राइटिंग, ठीक है, यानी कि रिटन फॉर्म। अब देखिए इसका मीनिंग होगा रिटन फॉर्म में लिखना।
तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि मैं मर जाऊँ या मेरी मौत आ जाए, मैं अपने मटेरियल जो है, अपने मेरे माइंड में जो फ्रूटफुल मटेरियल है, मैं उसको पेन की शक्ल देके उसको मैं बुक्स की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में पब्लिश करवा दूँ। ठीक है? होल्ड जी। लाइक होल्ड लाइक रिच, होल्ड का मतलब है कि किसी चीज़ को जो है ना जैसे कोई पकड़ के रखना, ठीक है? होल्ड करना। लाइक रिच गार्नर्स कहते हैं जो रिच होता है ना, अगर हम फसल के लिए रिच का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो पकी हुई फसल है, ठीक है? तो गार्नर्स यहाँ पे ग्रेन होगा यानी कि फसल के सेंस में आता है, ठीक है? वो कहता है कि होल्ड लाइक रिच, मेरे जो मैंने जो है ना रखी हुई है, पकी हुई फसल अपने पास रखी हुई है, द फुल रिपन ग्रेन यानी कि जिस पे रिपन यानी जो पकी हुई है, ठीक है? मतलब जो तैयार है जिसको रिच ग्रेन्स बेस्ट जो रिच ग्रेन्स एक तो पकी हुई को भी कह सकते हैं एक इस सेंस में, क्योंकि यहाँ पे रिपन ग्रेन का भी वही मतलब है, तो हम यहाँ पे इसका मीनिंग ये कह सकते हैं कि उसके पास जो ग्रेन्स हैं, उसके पास जो फसल है वो उसके जो माइंड में उसको वो कह रहा है कि कीमती, ठीक है? रिच यहाँ पे होगा कीमती, जो है ना वो जी। कहने की यूनिक या बहुत ही वैल्यूएबल, ठीक है? ग्रेन्स, वैल्यूएबल ग्रेन्स। जी। द फुल रिपन ग्रेन यानी कि जो पकी हुई फसल के जो कीमती या जो उसने संभाल के रखे हुए थे, ठीक है? उसको वो कह रहा है कि मेरे माइंड में जो मैं इससे पहले खत्म हो जाऊँ, मेरे दिमाग में जो एक फ्रूटफुल मटेरियल है, मैं उसको अपनी पेन की शक्ल में देना चाहता हूँ, उस रिटन फॉर्म में देना चाहता हूँ, उन बुक्स में पब्लिश करवाना चाहता हूँ, जो कि मेरे माइंड में एक पकी हुई फसल की तरह से मौजूद है, ठीक है? तो इसका जो है ना मैं आपको थोड़ा-सा ये जब हम जी। स्टैन्ज़ा भी करते हैं ना, मैं बताती हूँ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट के नीचे when I have fear, sometimes I am in the grip of this fear that I shall meet my death soon. यानी कि जो फर्स्ट लाइन है ना उसका मतलब ये है कि इससे पहले कि जब उसने कहा ना कि मैं कहाँ पे अप्लाई? हाँ किधर हैं आप? अच्छा अच्छा, सही है सही। ये अच्छी आया वो पेज। नीचे वाली लाइन पे है यहाँ पे मेरा कर्सर शो हो रहा है आपको? तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्हेन आई हैव कीज टू बी, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है? ये वाला जो है ना ऊपर मीनिंग्स एंड एक्सप्लेनेशन ये मीनिंग्स में आ जाता है। नीचे से स्टार्ट करेंगे। दिस लाइन शोज दैट, अब वो फर्स्ट लाइन को जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट उसने दिया है लाइन बाय लाइन। दिस लाइन शोज दैट किड्स हॉन्टेड बाय द फियर ऑफ एन अर्ली डेथ, यानी कि जल्द ही वो मर जाने के होप से जो है ना वो डरा हुआ है। हिज फियर कम, ये आपके पास क्या वर्ड लिखा है? मेरे पास तो ये हिडन है। His fear came to the true later on. ट्रू, द ट्रू To the लेटर ऑन, ठीक है? उसको लगता था कि उसका जो ये जो डर है ये जल्दी सच साबित हो जाएगा। ही डाइड एट द एज ऑफ 26 और उसके बाद उसकी जो है वो डेथ हो गई थी। ये आप लिखना चाहें या ना लिखना चाहिए आपकी मर्जी है। ही डाइड एट द एज ऑफ 26 यानी कि मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। कैन भी देते हैं तो इससे कोई मतलब इतना वो गलत नहीं होगा आपका। यहाँ से ये मैंने क्रॉस करवाया हुआ था, नीचे आ जाए। ये यहाँ से आप टिक करें द आइडिया इज़ दैट, अपने पास जो बुक है ना वहाँ पे ये टिक करें। The idea is that the poet does not want to die without giving to the world the lofty ideas about nature and human nature which his fertile brain has. उसके माइंड में जो मटेरियल है उसको वो दुनिया को दिखाए बगैर, ज़ाहिर के बगैर वो नहीं मरना चाहता, ठीक है? बेसिकली इसका मीनिंग ये है, ठीक है? जी समझ आ जी रही है? जी ठीक है, इतना करेंगी फिर जी। आप नीचे आ जाएँ उसके बाद ये यहाँ से द फुल रिपन ग्रेन को आप ये मीनिंग स्किप कर देंगी, यहाँ से आप कॉन्टेक्स्ट इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
The harvest of mature thoughts and sentiments, the poet compares his teeming brain to a harvest field. ये इसने कॉलन लगाया है ना, आप कॉलन बगैर कॉलन हटा के ना टीमिंग का वर्ड यूज कर सकते हैं और इसका मीनिंग इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. His teeming brain to a harvest field, यानी कि जो अपना दिमाग है ना उसको वही हार्वेस्ट फील्ड से कंपेयर कर रहा है. And his mature thoughts to ripen corn, कि अपने जो मैच्योर थॉट्स यानी कि जो पुख्ता किस्म के जो उसके थॉट्स हैं जो वो दुनिया को दिखा सकता है उसको वो पकी हुई फसल कह रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेजरी आपने ये रखनी है कि जो रिपन ग्रेन है वो किसको किया गया है, हार्वेस्ट ऑफ मेच्योर थॉट्स एंड सेंटिमेंट्स. द पोएट कंपेयर्स हिज स्टीमिंग ब्रेन, किससे कंपेयर कर रहे हैं, टू अ हार्वेस्ट फील्ड, जो कि फसल पकने को तैयार हो उससे वो अपने ब्रेन को कह रहा है. और उस ब्रेन के अंदर यानी फसल के अंदर जो कौन हैं जो फसल पकी हुई है उसको मेच्योर थॉट्स कह रहे हैं. ठीक है, he spent to a gleaner that picks up ears of corn, and the books in which he records his thoughts are compared to granaries in which corn is stored. ठीक है, अपनी बुक्स को वो क्या कह रहे हैं, इन विच ही रिकॉर्ड्स हिज थॉट्स, कि वो अपनी बुक्स जो पब्लिश करवाना चाह रहा है उसमें वो कहता है कि अपने थॉट्स को उनमें उसका अपने थॉट्स का रिकॉर्ड उसमें जो है ना बुक फॉर्म में वो पब्लिश या लिख दे. और कंपेयर टू ग्रैंडरीज, इसको कंपेयर किया है उसने उस ग्रैंडरी से, उस ग्रेन से जिसके अंदर जो है ना वो फसल रखी हुई है, स्टोर की हुई है. ठीक है, जी अच्छा एक और जी चीज़ कर लें आप ना, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है, ये वाला ना, ये जो पैराग्राफ मैंने रीड आउट किया ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, कंफ्यूजन है इसमें काफ़ी. तो आप ना ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ना नीचे, जी ये वाली एक्सप्लेनेशन ना एज कॉन्टेक्स्ट कर लें, ऊपर लिख लो कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन था उसकी. तो इस स्टैंजा की जो एट द एंड ऑफ जी पोइम जो लिखी हुई ना एक्सप्लेनेशन, वो आप एक्सप्लेनेशन के तौर पे कर लेना, ये इसका कॉन्टेक्स्ट कर लो. एट द एंड जो लिखी है एंड पे. हाँ, पोइम के एंड में जो दी होती है ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जी वो वाली एक्सप्लेनेशन आप करोगे ना, तो ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ना इसको आप कॉन्टेक्स्ट का नाम देना. और इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता. ठीक है, जी so, one great ambition of Keats was to become an excellent poet, to do great things in poetry and to leave a name behind in the world. वो अपना दुनिया में नाम छोड़ के जाना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि इससे पहले कि मेरा जो है मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाए, मैं अपना पेन की शक्ल में अपना सारा मटेरियल लिख देना चाहता हूँ. At times he was filled with fear that he might die before he could record the thoughts that filled his brain and before he could store his thoughts as granaries are full of कौन. ठीक है, उसके ब्रेन को उसने वो फसल से और फिर जो उसके थॉट्स हैं उसको उसने ग्रीनरी से यानी कौन से कंपेयर किया. इफ ही डाइड बिफोर लेटिंग द वर्ल्ड नो दैट ही वुड अकम्प्लिश इन द डोमेन ऑफ पोएट्री ही वुड नॉट अचीव हिज एम्बिशन. वो कहता है कि अगर ऐसा किए बगैर यानी कि अपने जो थॉट्स हैं उनको पेन की शक्ल दिए बगैर, पब्लिश करवाए बगैर बुक फॉर्म में मैं चला गया तो मेरा ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा. तो ये इसलिए उसने कहा है कि मैं इन चीज़ों को अपने बुक फॉर्म में या पेन की शक्ल दे देना चाहता हूँ. ठीक है, जी आगे कंटिन्यू करूँ. जी मैम. नेक्स्ट स्टैंजा 5 to 8 है. ठीक है, व्हेन आई बिहोल्ड अपॉन द नाइट्स स्टेयर्ड. व्हेन आई बिहोल्ड, बिहोल्ड का क्या मतलब होगा, बिहोल्ड सी स्टार्ट मतलब बिहोल्ड यानी बिहोल्ड कि थोड़ी कवर्ड. देर को रुक के मैं देखता हूँ, बिहोल्ड. ठीक है, होल्ड होता है ना रुकना या मतलब घूरना शायद. नहीं नहीं, सी स्टेयर होल्ड का मतलब होता है रुकना. हाँ, स्टेयर का मतलब होता है रुकना. घूरना. जी ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि व्हेन आई जी बिहोल्ड, जी जब ठीक है. मैं थोड़ी देर रुक के अपॉन द नाइट्स स्टेयर्ड. नाइट स्टेयर्ड यानी कि मैं रात का वक्त जो है मैं वो गौर से देखता हूँ या घूर के देखता हूँ. अब किस चीज़ को वो घूरने की बात कर रहे हैं, ह्यूज क्लाउडी सिंबल्स ऑफ अ हाई रोमांस. हाई रोमांस यानी कि नेचर का जो हाई किस्म का जो साइट है, एक मंजर है. ठीक है, हाई रोमांस उस सेंस में आएगा यानी कि जी नेचर का एक बहुत बड़ा जो खूबसूरत सा मंजर है वो जो कहते हैं कि हाई हाई क्लाउडी सिंबल्स ऑफ अ हाई रोमांस, जो बहुत ज़्यादा जो ऊंचे उसको क्लाउड्स रात को नज़र आते हैं ना जिनको वो गौर से देख रहा होता है, वो किसका सिंबल है, वो कहते हैं कि ये नेचर का सिंबल है. और ये इनसे जो है एक क्या कह सकते हैं इसमें, वो कहता है मुझे इसमें जो है ना
हाई रोमांस इसमें वो कहते हैं इसमें कोई यहाँ पे इसकी कोई हाई रोमांस का यहाँ पे मतलब लिखा ये है। हाँ हाँ बोलो। है capable of high romantic treatment or theme capable of being given a romantic meaning to the mystery of universe of यही इसका endless मतलब space. होगा कि वो उन बादलों को देख के ना वो ये कह रहा है कि ये जो ह्यूज क्लाउड्स है ना, ये किसका सिंबल है? वो कहते हैं कि ये नेचर का सिंबल है। ये हाई रोमांस ना यहाँ के नेचर को प्रेज करना जो है ना, नेचर की ब्यूटी को प्रेज करना, उस सेंस में वो कह रहा है कि जो है ना मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक नेचर का रोमांस है मेरे लिए। ये जो हाई क्लाउड्स है ना, ये इसका सिंबल है मेरे लिए। एंड थिंक वो सोचता है दैट आई मे नेवर लिव टू ट्रेस। वो ये सोचता है कि मैं इनको कभी भी ट्रेस होता है ना किसी चीज़ का हाका बनाना, ठीक है? ट्रेस करना किसी चीज़ का हाका बनाना या ट्रेस, समझ आ रहा है इसका मीनिंग? जी मैम. आई विल नेवर लिव टू ट्रेस यानी कि मैं इसका कभी भी मैं सोचता हूँ कि शायद मैं इसका हाका ना बना सकूँ, यानी कि उसको लगता है कि वो तब तक मर जाएगा। देयर शैडोज़ कहते हैं उनके जो साए हैं विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस। मैजिक हैंड ऑफ चांस का यहाँ पे क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? Magic hand of chance. मैजिक मतलब हैंड्स जिसने जो है ना कहते हैं ना जो एक ऐसा हमारे सामने मिरेकल होता है कि हम कहते हैं कि ये तो जादू हो गया, तो उस सेंस में वो कह रहे हैं कि जो ना एक जादू जो जिस चीज़ ने इसको बनाया है ना, देयर शैडोज उनके साए विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस। मैजिक हैंड जिस चीज़ ने इसको बनाया है, जिस तरीके से बनाया है, जादुई तरीके से बनाया है, ऑफ चांस यानी कि मैजिक हैंड ऑफ चांस के उस जो है ना बनाने वाला जो है ना, जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे एक चांस मिले उन मैजिक हैंड से, ठीक है? कि मैं इनके जी. शैडोज़ को और इनकी जो इस ये जो क्लाउड्स हैं इनको ट्रेस कर सकूँ। तो मैजिक हैंड ऑफ चांस यानी कि उन मैजिक हैंड्स के थ्रू मुझे ये चांस मिला है, जिसने इस दुनिया को बनाया या जो तख्लीक करता है, जो बनाता है, क्रिएटर है। मैजिक हैंड का मतलब है क्रिएटर ऑफ चांस यानी कि जो मौका देता है, लोगों को आज़माता है या मौका देता है चांस। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो मैजिक हैंड्स हैं, जो वो जो तख्लीक क्रिएटर है, तख्लीक करने वाला, मुझे वो चांस दे और मैं इन शैडोज़ को, इन हाई क्लाउड्स को जो मुझे एक रोमांस की शक्ल या रोमांस की रोमांटिक नेचर की सेंस देते हैं, मैं इनको ट्रेस कर सकूँ। तो शायद हाँ, तो वो कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि शायद मैं इसको ना ट्रेस करूँ, लेकिन अगर मैजिक हैंड्स का के थ्रू मुझे अगर चांस मिल जाए, एक क्रिएटर मुझे चांस दे दे तो मैं ऐसा कर पाऊँगा, ठीक है? लेकिन वो ये सोच के परेशान है कि मैं जल्दी मर जाऊँगा, उसके माइंड में ये भी है। ठीक है, इसका मतलब जी. लिटरली ये होगा, लेकिन थोड़ा-सा जब हम इसे देखते हैं ना कॉन्टेक्स्ट में आपको फिर आपको समझ आएगी। अ, नीचे ये वाले एक्सप्लेनेशन आप करेंगे कॉन्टेक्स्ट के तौर पे, ये एक्सप्लेनेशन करनी है कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट के तौर पे करेंगे, ठीक है. ठीक है? तो द पोएट लुक्स एट द स्टेरी स्काई यानी कि जिसकी तरफ वो घूर के देख रहा है, एंड द ये क्या वर्ड है आपके पास? सीन The poet looks at the straight sky and seeing the clouds इन change द their क्लाउड्स चेंजिंग shapes. देयर शेप्स यानी कि वो घूर के देख रहे हैं और वो देखता है कि क्लाउड पे यानी बादलों के ऊपर जो है वो बादल बादल जो है वो अपने किस तरह से अपनी शक्ल जो है वो बदलते हैं, उनको वो बहुत गौर से देख रहा है। ही थिंक्स दैट दे प्रोवाइड हिम विद द थीम केपेबल ऑफ हाई रोमांटिक ट्रीटमेंट, कि उसको लगता है कि मैं इनको एक रोमांटिक नेचर, बेस्ट रोमांटिक नेचर की थीम दे सकता हूँ। दीज मे बी द ओल्ड मिथ्स कहता है वो हो सकता है ये पुरानी कहानियाँ हों ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स, एंशिएंट ग्रीक यानी कि ग्रीक की कोई पुरानी कहानियाँ हों, या मतलब उनमें से हो कि ग्रीक जो थे ना वो हर चीज़ को पूजते थे, हर चीज़ की ना वो पूजा करना शुरू कर देते थे, जो भी उनके चीज़ आती थी ना उनके कह लें कि जिस चीज़ को वो अच्छा उनको खूबसूरत लगती थी या वो समझते थे कि ये हमारा मतलब हमें मुश्किल से निकाल सकते हैं इस तरह से, तो वो हम हाँ भी मतलब आप उन्हें से वजह बना के ना तो उनको अपना गॉड और गॉडेस बना लेते थे। जैसे सूरज, चाँद और दरख्त और टहनियाँ इनके भी उन्होंने गॉड्स बनाए थे, तो उनकी जो है ना उनको मिथ्स कहते हैं, उनकी वो कहानियाँ थी, उनके वो बिलीव्स थे। तो वो कह रहे हैं कि दिस मे बी द ओल्ड मिथ्स कहते हैं हो सकता है उन ग्रीक्स की ही ये पुरानी कहानियाँ हों। ये
क्लाउड को शेप बदलते हुए देखना और इसमें फिर लिखना, तो कहते हैं ये भी हो सकता है कि हम कहानी में से एक हो। ग्रीक्स मेरे पास आगे ये कहाँ पे है? ये नीचे है। आपके पास आगे क्या लिखा हुआ है? एंशिएंट ग्रीक्स। मैम जी, आपके पास आगे क्या आ रहा है ये जो मैंने अभी पढ़ रही थी? ancient Greeks or new math suggested by his fertile brain. ये है। वो एक सेकंड आगे आए, ये वाला जो मैंने ये ओपन किया हुआ है। मैजिक। अच्छा, ये है I may never leave to copy the beautiful forms of clouds in my poem। ये वाला। एक सेकंड है, मैं ना आपको ये स्टैंजा जो है ना, ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन है 5 to 8 लाइंस एक्सप्लेनेशन, जी। ये वाली कर लें आप, क्योंकि ऊपर ना उन्होंने हाफ ऑफ किया हुआ है और हाफ ऑफ जब आप इकट्ठा करके लिखोगे ना तो वो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऊपर वाला आपने बोला है ना कि वो कॉन्टेक्स्ट में लिखूं, तो ये हाँ नीचे वाली लेकिन एक्सप्लेनेशन कर वो लूं। ना असल में वो थोड़ा सा ना ज़्यादा डिटेल में चला जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आप इसमें से ना ये वाला कर लो, ये जो नीचे है ना, ये अभी मैंने जो सामने किया है ना, जी ठीक। ठीक है, इसमें ना मैं आपको स्किप करवाती हूँ। Keats possessed a rich fancy and fertile imagination when he looked at the sky। ये फर्स्ट जो है ना लाइन, ये बेशक स्किप कर दो आप, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी रीड किया ना, ये आप बेशक स्किप कर लो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ना इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखते, ये आप एक्सप्लेनेशन में लाइन इस तरह की लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। When he looked at this तो अभी starry sky। तो मैम ये अभी एक्सप्लेनेशन आपने बोला या कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट में लिखूं ये ये वाली जो आप अभी कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के, वाली हाँ है। कॉन्टेक्स्ट में लिखता है ये, क्योंकि पीछे पीछे जी जो वो पैराग्राफ में दिया है ना, वो लाइन बाय लाइन दिया हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है, डिटेल्स बहुत ज़्यादा है जी। इसमें। तो ये जो इसकी फर्स्ट लाइन है ना, ये आप स्किप कर दोगे, ये आपने लिखनी हो तो एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हो, प्लीज वंस अ रिच फैंसी एंड फर्टाइल इमेजिनेशन, ठीक है। जी। When he looked at the starry sky at night, he was struck by the various forms assumed by the floating clouds। ठीक है, वो जो फ्लोटिंग क्लाउड्स यानी कि क्लाउड्स को मूव करते हुए, फ्लोट करते हुए, शेप चेंज करते हुए देखते हैं, उसके बारे में क्या है। To his imagination, their forms presented symbols। उसको लगता है कि ये कुछ symbols हैं that were capable of high romantic treatment। He was sure that he could interpret them and tell their wonderful stories to the people। उसे लगता है कि ये जो है ना, इनकी ये वादों की कहानियाँ वो लोगों को बता सकता है। कहानियाँ मतलब उसको एक रोमांटिक पोइट की हैसियत से, यानी कि रोमांटिक नेचर की तरह है ना प्रेज़ करते हुए लिख सकता है। ठीक है, तो एक कहानी की शक्ल में उनको लिख सकता है, लोगों को अपना जो सोचता है वो बता सकता है। At times, he was afraid that he might be snatched away by death and might not be able to interpret the mystery of the cloud symbols in a moment of inspiration। वो जो एक पल के लिए इन चीज़ों को वो इमेजिनेट कर रहा है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं क्लाउड्स को सिंबल समझता हूँ इमेजिनेशन का, रोमांटिक चीज़ों का, लेकिन वैसा उसके माइंड में ये डेथ का जो डर है वो भी है कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं उससे पहले शायद ये ऐसा ना कर पाऊँ जिससे मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, ठीक है। तो एट टाइम्स ही वॉज अफ्रेड दैट ही माइट बी स्नैच्ड अवे बाय डेथ एंड माइट नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट द मिस्ट्री। तो डेथ की वजह से हो सकता है कि वो जो इस मिस्ट्री है, यानी कि क्लाउड्स के पीछे एक देखिए जैसे वो कुबला खान आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो कुबला खान में उसने क्या किया था कि एक स्टोरी फॉर्म में ही बताया था ना, जितने भी नेचर के उसने एस्पेक्ट्स बताए हैं वो एक स्टोरी फॉर्म में बताए हैं कि यहाँ पे ऐसे इस तरह का होगा, गार होगा, साथ दरिया होंगे, उनका रिफ्लेक्शन पड़ेगा और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ये जो क्लाउड्स है ना, ये सिंबल्स हैं नेचुरलिज्म का या नेचुरल ब्यूटी का। तो मैं इन पे एक कहानी लिखना चाहता हूँ, ये इसमें इसका जो राज है मैं इसको खोलना चाहता हूँ लोगों के सामने। समझ आ रही है? जी
ठीक है, तो बेसिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट द जी, नेचर कि जो कि उसको वो प्रेज़ वो इंस्पायर कर रहा है, वो जो क्लाउड्स हैं उसको इंस्पायर कर रहे हैं। इससे वो इम्प्रेस हो रहा है मतलब उसको जो है ना ये जो रोमांटिक पोएट्स थे ना इनको ये नेचर की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी। वो एक चीज़ को जब ढूँढने लगते थे ना तो उनको इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे इसको लग रहा था कि क्लाउड्स जो है वो किसी कहानी का सिंबल है। तो कहते हैं मैं वो कहानी लिखना चाहता हूँ। अब वो कहानी क्या है वो उसके अपने माइंड में आई होगी, जिसके बारे में वो लिखना चाह रहा है। ठीक है? इतना समझ आ गया? जी, जी। नहीं आ रहा तो बताओ मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। मैम आगे समझ। आगे एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन ऑल यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया मैंने नेक्स्ट 19 टू 14 लाइन्स हैं। यहीं पे हो ना आप? जी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि व्हेन आई फील जब मैं ये महसूस करता हूँ फेयर क्रिएचर ऑफ एन ऑल फेयर क्रिएचर यानी कि एक जो फिर हाँ खूबसूरत, खूबसूरती की फिर तरफ। हाँ 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 ऐसी सेंस में होगा कि फेयर क्रिएचर ऑफ एन ऑल अपनी इमेजिनेशन में वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी क्रिएचर एक बहुत खूबसूरत किस्म की कोई चीज़ कोई क्रिएचर है मैं एक कुछ मोमेंट के लिए ऑफ एन आवर यानी कि एक मोमेंट के लिए जब मैं महसूस करता हूँ दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन द मोर द मोर दे का मतलब क्या होगा दे मोर अपॉन द मोर। यानी कि मैं उस क्रिएचर को जो है ना मुझे लगता है कि मैं एक उस क्रिएचर को एक खूबसूरत टाइप की क्रिएचर है और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उसको जो है वो बहुत ज़्यादा अब नहीं दे सकूँगा मतलब अपने वो माइंड में कुछ इमेजिनेट कर रहा है किसी के बारे में और वो कहते हैं कि वो एक क्रिएचर है वो बहुत ही फेयर है मतलब बहुत ही खूबसूरत है और मैं महसूस करता हूँ व्हेन आई फील मैं ये महसूस करता हूँ दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन द मोर यानी कि मैं इसको दोबारा ज़्यादा देर नहीं देख सकूँगा यानी कि मैं अब ज़िंदा नहीं रह सकूँगा कि इसको मज़ीद देख सकूँ। नेवर हैव रेलिश्ड इन द फेयरी पावर नेवर हैव रेलिश का मतलब होता है एक जो प्योर लव होता है ना वो उसको कहते हैं रेलिश नेवर हैव रेलिश यानी कि मेरे पास मुझे वो प्योर जो लव है वो नहीं मिला इन द फेयरी पावर फेयरी यहाँ पे होगा मैजिकल वर्ड से रिलेटेड ठीक है वो कहते हैं कि मुझे उस मैजिकल अपनी इमेजिनेशन में भी वो कहते हैं मैं इस क्रिएचर को जो है ना वो जो पेड़ क्रिएचर है वो इमेजिनेट कर रहा है ना अपने माइंड में उसका तस्वर सोच रहा है तो वो कहते हैं कि मुझे उसकी वो जो पावर थी ना वो इमेजिनेटिव जो पावर है मुझे उससे भी वो प्योर लव नहीं मिला तो वो कहते हैं कि हो सकता है मैं उसको मजीद ना देख पाऊँ अब मैं उसको बहुत मतलब वो एक चीज़ को इमेजिनेट कर रहा है एक क्रिएचर को इमेजिनेट कर रहा है अपने माइंड में उसका तस्वर कर रहा है और ये सोच रहा है कि मैं इसको मजीद नहीं देख सकूँगा जिसकी जो है मुझे तो वो प्योर लव भी नहीं मिला एक जो मैजिकल पावर थी उससे भी जो है वो प्योर लव नहीं मिला ठीक है वो अपने ऊपर जो है ना थोड़ा रहम खा रहे हैं यहाँ पे दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन द मोर उनको मैं मजीद नहीं देख सकूँगा आई शैल नेवर रिलिश इन द फेयरी पावर और मैजिकल है जो पावर है मैं उसको मुझे उससे जो प्योर लव है वो कभी नहीं मिल सकेगा ठीक है यानी कि ये उसको इमेजिनेट कर रहा है ना जी, बदले में उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिसके बारे में वो इमेजिनेट कर रहा है ना उसको जाहिर सी बात है वो इसकी इमेजिनेशन में है तस्वर में है माइंड में है तो वो कहते हैं कि उससे क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो कहते हैं कि मैं उसको नहीं देख सकूँगा जिससे मुझे जो है हालांकि प्योर जो लव है वो या अट्रैक्शन नहीं मिली है कभी भी मैजिकल पावर से तो अपनी जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है ना उसको वो मैजिकल पावर कह रहे हैं यहाँ पे ठीक है on of unreflecting love or then on the shore unreflecting love का मतलब जो क्या होगा अनरिफ्लेक्टिंग अनरिफ्लेक्टिंग लव। जिसमें कोई कशिश इस हाँ कशिश ना अ, हो जिसमें जो है ना कशिश ना हो यानी जिससे आप जी, अनरिफ्लेक्टिंग लव के जिससे आप मजीद जो है ना उसमें कशिश महसूस नहीं करते या उसमें मजीद इंजॉय नहीं कर सकते और देन जी, ऑन द शोर यानी कि साहिल के किनारे शोर होता है ना किनारा ठीक है तो वो कह रहे हैं कि मैं जो है ऑन द शोर किनारे पे खड़ा हूँ ऑन द वाइड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन
और इस पूरी दुनिया में वाइड वर्ल्ड बहुत जो खुली वाइड होता है ना खुला, तो पूरी दुनिया में आई स्टैंड अलोन मैं अकेला खड़ा हूँ एंड थिंक और सोचता हूँ टिल लव एंड फेम टू नथिंग नेक्स्ट टू सेम डू सेम टिल लव यानी कि जो उसकी मोहब्बत है एंड फेम जो उसको शोहरत मिलेगी टू नथिंग नेक्स्ट उसके लिए कुछ भी नहीं है डू सिंग जो है ना जब वो कहते हैं जब मैं डूब जाऊंगा ना तो ये मोहब्बत और जो फेम है ना ये कुछ भी नहीं होगा मतलब इनकी कोई हकीकत नहीं है उसकी नज़र में तो ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव और देन ऑन द शोर वो कहते हैं कि मैं मौत के दरिया पे या मौत के किनारे पे सॉरी किनारे पे खड़ा हूँ और मैं उससे मज़ीद उसकी मोहब्बत से जो है वो अनरिफ्लेक्टिंग जो मुझे अब मज़ीद जो है मैं उससे इंजॉय नहीं कर सकता उसकी ब्यूटी को उसकी मोहब्बत को मज़ीद इंजॉय नहीं कर सकता ऑफ द वर्ल्ड वाइड आई स्टैंड अलोन मैं इस दुनिया में पूरी दुनिया में उस किनारे पे अकेला खड़ा हूँ एंड थिंक और सोचता हूँ कि लव एंड फेम यानी कि मेरी जो मोहब्बत और मेरी जो शोहरत है नथिंगनेस ये ख़त्म हो जाएगी या नहीं रहेगी डू सिंक ये जब मैं डूब जाऊँगा या मैं ख़त्म हो जाऊँगा अपने डू सिंक यानी कि उसकी मौत का यहाँ पे आ रहा है डू सिंक का मतलब है डूब जाना यानी मौत आ जाने के बाद ठीक है तो नीचे यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन हर ब्यूटी इज शॉर्ट लिव बिकॉज द लव इज क्रिएशन ऑफ हिज इमेजिनेशन उसकी जो बिलव है वो उसकी इमेजिनेशन में क्रिएशन इमेजिनेशन में है यानी कि उसकी तसव्वुराती जो क्रिएशन है वो है उसके बारे में वो सोचता है जैसे कहते हैं ना अजान होने में भी तो ठीक है। ओके अब स्टार्ट करूँ मैं यहाँ से एक्सप्लेनेशन जी मैम करें। ओके तो एक्सप्लेनेशन में वो क्या कह रहा है स्टार्टिंग की जो लाइन थी ना जिसमें वो उसने जो कहा कि व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर यानी कि मैं कुछ लम्हे के लिए वो फेयर क्रिएचर के बारे में सोचता हूँ तो उसका ये एक्सप्लेनेशन होगी कि हर ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज द लव इज द क्रिएशन ऑफ हिज इमेजिनेशन यानी कि जो उसकी जिस फेयर क्रिएचर के बारे में बात कर रहे हैं वो उसकी इमेजिनेशन में है as soon as he diverts his idea to some other object or business she vanishes जैसे ही उसका ध्यान इधर-उधर किसी काम की तरफ बढ़ता है तो वो उसकी इमेजिनेशन से निकल जाती है यानी कि वो वैनिश हो जाती है ठीक है तो जो यहाँ पे आप देखो दिस फेक क्रिएचर ऑफ एन आर्ट इसको छोड़ दे इसको ना पढ़ो
एज सुन एज ही डाइवर्ट्स हिज आइडिया टू सम अदर ऑब्जेक्ट्स और बिजनेस शी वैनिश। ठीक है, एक लाइन का ये हो गया। नेक्स्ट लाइन का यहाँ पे नीचे है, ये जो है ना नेवर रैलिश, फेरी नेवर हैव रैलिश। जो उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, थर्ड लाइन है उसका ये, द पोएट फील्स कौन? सैड दैट, हाँ, जी ठीक है। द पोएट फील, When the poet in जो फर्स्ट मैंने भी रीड आउट किया है ना, ये फर्स्ट टू लाइन्स का होगा। जी ठीक, तो नेक्स्ट थर्ड लाइन का ये है, द पोएट फील सैड दैट ड्यू टू हिज अर्ली डेथ ही विल नॉट हैव द चांस टू एंजॉय द कंपनी ऑफ हिज बिलव्ड। जिसमें वो कह रहे हैं ना, नेवर हैव रेलिश इन द फेरी पावर। ठीक है, इन द फेरी पावर, इसका मतलब ये है कि वो जो उसके पास जो एक पावर होगी ना, मैजिकल पावर, वो अब उसको उसके माइंड में जो थी उसको अब मैजिकल एंजॉय नहीं कर सकेगा। The boy feels sad that due to his early death, वो अब ये जो सारी जितनी बातें उसने की है ना हर एक में, वो अब एक नया नया बता रहा है कि मैं उसकी मोहब्बत को एंजॉय नहीं करूँगा क्योंकि मैं जल्दी मर जाऊँगा। अब हर एक में वो ये, इसका मतलब आपने ये बताना है कि वो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो उसे लगता है कि वो जल्दी मर जाए। ड्यू टू हिज अर्ली डेथ, वो अपनी जल्दी मौत की वजह से उसे ऐसा लगता है कि विल नॉट हैव द चांस टू एंजॉय द कंपनी ऑफ हिज बिलव्ड। उसको लगता था कि वो उसकी बिलव्ड को, उसी कंपनी को मज़ीद एंजॉय करने का उसको मौका नहीं मिलेगा जो उसकी इमेजिनेशन में है। He will not relish the magical beauty of his beloved। मैजिकल ब्यूटी, मैजिकल पावर को यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैजिकल ब्यूटी यानी कि उसकी इमेजिनेशन में जो उसकी बिलव्ड है, जिस उसने इमेजिनेट किया हुआ है, जैसे है ना, ये इसलिए है क्योंकि जो पोइट्स हैं ना, या जितने भी रोमांटिसिज्म पे लिखते हैं, वो ये सोचते हैं कि मतलब उनके पास अगर कोई चीज़ नहीं होती है ना अपने आप को एंटरटेन करने की, या उनके पास कोई कंपनी नहीं होती, कोई आस-पास लोग नहीं होते उनके अपने, अकेले होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने माइंड में एक इमेजिनेशन, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड अपने क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में। तो इसने ना अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में उससे एक किसी बिलव्ड के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उससे प्लीज़ होना शुरू कर दिया, खुद को प्लीज़ करना शुरू कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि मैं अब उसकी जो है ना, मेरे माइंड में जो मेरी बिलव्ड थी ना, मैं उसको, मुझे लगता है कि मुझे उसकी कंपनी मज़ीद एंजॉय नहीं कर सकूँगा, और ना ही उसकी जो ब्यूटीफुल पावर है या मैजिकल ब्यूटी है उसको मैं दोबारा देख सकूँगा। ठीक है, अम, जी मैम ठीक है। यहाँ पे आगे है अनरिफ्लेक्टिंग लव वाला, कहाँ से स्टार्ट हो गई ये? ओके, नेक्स्ट का ना आप यहाँ से करोगे कि ये फर्स्ट लाइन छोड़ दें, इसकी नजर आ रहा है मिला? He is standing on the shore of the world and is ready to quote the next life. At this moment of life, he has a very clear vision and can think very clearly about the things which constitute the happiness of mankind। इतना होगा इसका। उसके बाद आप जो है ना ये वाला कॉन्टेक्स्ट इसमें ऐड करोगे। आर यू देयर वर्मा? वाला है। ठीक है, ही स्टैंडिंग ऑन द शोर ऑफ द वर्ल्ड एंड इज रेडी टू जी कोर द नेक्स्ट लाइफ। वो जिंदगी के किनारे पे खड़ा है और अपनी अपनी अगली जिंदगी की तरफ जाने वाला है। एट दिस मोमेंट ऑफ लाइफ ही हैज़ अ वेरी क्लियर विजन। और इस जिंदगी के इस मोमेंट पे वो खड़े होके, वो उस माइंड में जो उसका मकसद है, विजन होता है ना मकसद, उसका वो बहुत ही क्लियर है। एंड कैन थिंक, और सोचता है वेरी क्लियरली अबाउट थिंग्स विच कॉन्स्टिट्यूट द हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड। जो इंसान को दुनिया में रहते हुए खुशी देती हैं, उन चीज़ों के बारे में वो सोच रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी लिख सकते हो, ये जो उसने लव एंड फेम और सिंक कहा है ना, जो लास्ट लाइन है, टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस डू सिंक। अब इसमें इसने लव एंड फेम appear to be thing nothing when the poet in his imagination stands on the shore of his wide world and is about to plunge into the immortal sea। ऊपर वाला बेशक रहने दे, ये वाला कर ले। ठीक है, दोनों एक ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ना उससे ज़्यादा अच्छा दिखा। सही है, वो भी अच्छा है, लेकिन इसमें इसने वो क्योंकि कंबाइन किया हुआ है सारे को, नीचे वाली ऊपर वाली सारी लाइन्स को कंबाइन किया हुआ है, तो आप ये वाला ऐड कर सकते हो। So when the poet in his imagination stands on the shore of his this wide world
अपनी इमेजिनेशन में खड़ा है, वो कहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया में खड़ा हूँ जहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला हूँ, एंड इज अबाउट टू प्लंग इनटू द इमॉर्टल सी व्हिच ब्रिंग्स अस हियर एंड इनटू द व्हिच वी मर्ज आवरसेल्व्स आफ्टर डेथ। कि वो ऐसे ही किनारे पे खड़ा है कि उसके बाद उसको जो है वो डूब जाएगा, और उसके बाद यानी कि वो मर जाएगा, अपनी अगली ज़िंदगी की तरफ चला जाएगा। ये गेट्स अ क्लियर विजन ऑफ द, ये क्लियर होगा, क्लियरर नहीं होगा ये वर्ड, ठीक है? आपकी बुक में भी यही है। जी। ये क्लियरर नहीं होगा, क्लियर होगा। ही गेट्स अ क्लियर विजन ऑफ द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। वो दुनिया में दुनियावी चीज़ों का क्लियर विजन उसके माइंड में है। इट इज़ देन दैट ही फील्स दैट लव एंड फेम, फिर वो ये महसूस करता है कि लव और फेम जो है विच ही ट्राइड हिज बेस्ट टू अचीव इन हिज वर्ल्ड आर नथिंग। यानी कि दुनिया में वो जो ये लव और फेम फेम अचीव करने की कोशिश कर रहा है, ये उसके बाद कुछ भी नहीं होंगे। तो ये उसको उस टाइम पे महसूस हो रहा है, तो ये बेस्ट है। ये जो है ना कॉन्टेक्स्ट जो इससे ऊपर वाला है ना, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। ये वाला आप कॉन्टेक्स्ट में करेंगी, ठीक है? यहाँ से व्हेन द पोएट इन हिज इमेजिनेशन, ठीक है? यहाँ से आप करेंगी लास्ट थ्री लाइन्स का, और फर्स्ट थ्री लाइन्स का आप जो है ना, जो पीछे मैंने आपको बताया ये वाला अ, पिछले पेज पे। पीछे वाला ये वाला करेंगी आप। सही है? द पोएट फील्स एंड सैड दैट ड्यू टू हिज अर्ली डेथ ही विल नॉट हैव द चांस टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड, ठीक है? ये वाला और इसको मर्ज करेंगे तो ये आपका सारा कॉन्टेक्स्ट इस स्टैंजा का बन जाएगा। और एक्सप्लेनेशन ये वाली भी कर सकती हैं आप, और अगर डेड पोएम के एंड पे दी हुई है तो वो भी कर सकती हैं, ठीक है? ठीक है मैम। यस अनीसा, समझ आ रही है? आपने ये पोएम कर ली हुई है आई थिंक। मैम अनीसा का म्यूट है, बंद है इसका माइक। अनीसा अपना माइक अनम्यूट करें आप। नहीं, उसका अनम्यूट ही है। अनीसा अगर आपको मेरी जी मैम। ठीक है, ये वाली जो है ना एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो। एक दफ़ा मैं रीड आउट कर देती हूँ। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट अनदर अनफुलफिल्ड desire of his life. He is in love with a beautiful girl who remains cold and indifferent to him. However, her fascinating beauty has overpowered the mind and soul of the poet. The poet derives pleasure out of this incomplete and unfulfilled love. The poet addresses his beloved and calls her a fair creature of an hour. Her beauty and youth, according to the poet, are short-lived things. ये वही कि उसके बारे में वो सोच रहा है, उसको इमेजिनेट कर रहा है। अम, ये क्या है वर्ड? That he has fear that his early death will um drive him of the delights of looking on her charming beloved. The poet is transported to the world of eternity. In this way he is relieved. ये सारा ठीक है यहाँ से, ठीक है? ये वाला भी कर सकते हो, और अगर ये मुश्किल लगे ना तो एंड ऑफ द पोएम एक्सप्लेनेशन है ना, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है मैम। ठीक है? अच्छा, इसके इतने ही स्टैंज़ास थे आई थिंक, तो नेक्स्ट आगे समरी आ गई है। तो ये क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं फिर? समरी में ना ये जैसे लिखा है ना, राइट अ समरी ऑफ द पोएम कीट्स एज अ रोमांटिक पोइट। अब इसमें ना रोमांटिक पोइट का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आप ये वाला भी लिख सकते हो सारा, ठीक है? रोमांटिक पोइट की हैसियत से उसका क्या, उसके थॉट्स थे और वो क्या सोचता था, ठीक है? और इसकी समरी में भी आप ये लिख सकते हो। उसमें आएगा कीट्स एज अ रोमांटिक पोइट, फियर ऑफ डेथ, उसको जो डेथ का फियर था उसमें वो क्या क्या कह रहा था, फिर लव ऑफ नेचर। जब आप जहाँ पे ना आप क्वेश्चन ये मेंशन कर लो, राइट अ समरी ऑफ द पोएम, या फिर नीचे स्टेटमेंट ना यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कि एज अ रोमांटिक पोइट, अगर इस पे क्वेश्चन आ गए, ठीक है? किड्स एज अ रोमांटिक पोइट। जी मैम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोमांटिक पोएट ये है मेरे ना, में। ये तो हेडिंग है ना पहली।
ठीक है, ये ऐसे कह रहे हो ना आप, फर्स्ट जो तो हेडिंग मैं है, जी। ये ना फर्स्ट हेडिंग एक्चुअली इन्होंने मिक्स किया है। जब आप समरी लिखोगे ना तो ये सारा लिखोगे, लेकिन जब आप एज अ रोमांटिक पोइट लिखोगे ना तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि कीट्स एज अ रोमांटिक पोइट, इसको एक्सप्लेन करें। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप यहाँ पे ना राइट अ समरी ऑफ द पॉइंट के नीचे लिख लो कि क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राइट या एक्सप्लेन कीट्स एज अ रोमांटिक पोइट। ठीक है, तो उसमें ओके आप क्या मैम। लिखोगे, रोमांटिक पोइट में आप क्या लिखोगे, ये वाला पैराग्राफ लिखोगे, रोमांटिक किड्स एज रोमांटिक पोइट, और उसके नीचे ये जो लव ऑफ नेचर है ना, यहाँ से आप एक्सप्लेन करोगे इसका। ठीक है, उस क्वेश्चन में। लेकिन जब समझ आएगी तो फिर आप ये सारा लिखोगे। सही है। अब जैसे इसमें यहाँ पे आ गया फीलिंग्स अबाउट हिज बिलव, ये भी इसमें समरी में आ जाएगा सारा। लव ऑफ नेचर मेरे पास नहीं है। लव ऑफ नेचर नहीं है आपके पास, कौन सा लव है द पोइट इन एम्बिशियस ऑफ फेम है, फियर ऑफ डेथ है, फिर फियर ऑफ अर्ली डेथ है, फिर इमेजरी ऑफ द पोइम है। ये समरी में है सारा? जी, ये 5 पॉइंट्स है। तो ठीक है, फिर आप वो कर लो, वो भी बेस्ट है अगर समरी में आ रहा है ना सारा। ठीक है, जी। तो ये सारा आपकी जो समरी दी हुई है ना वहाँ पे, वो बहुत अच्छी है। फिर अगर इस तरह से 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना समरी में, तो ये ठीक है। सही है, इधर तो मेरे पास बहुत लिमिटेड है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। आपके पास ये क्वेश्चन है? क्रिटिकल समरी है। क्रिटिकल क्रिटिकल समरी। अप्रिसिएशन, उसके नीचे ये लिखे हैं स्टेटमेंट्स, ये वाली। मैम जो क्रिटिकल है ना समरी और मेन आइडियाज ऑफ द पोइम, ये वही है जो भी आपने करवाया है रोमांटिक पोइम वाला। ये ये वही है अभी रोमांटिक पोइम। जो मैं आपको दिखा रही हूँ रोमांटिक पोइट, ये वाले आ रहा है उसमें सारा। ये ठीक है, फियर ऑफ डेथ देखें ये। हाँ, सही है। तो आप ये जो है ना रोमांटिक, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन का इसमें आ जाएगा कि इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द पोएम व्हेन आई हैव हियर्स दैट आई मेक दिस टू बी, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट आ जाती है। इसमें इसका मतलब ये है कि आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। ठीक है, क्रिटिकल नोट का मतलब क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही होता है। व्हाट आर द मेन आइडियाज ऑफ द पोएम व्हेन आई हैव हियर्स दैट आई मेक दिस टू बी, यानी कि इसका जो पोएम के मेन आइडियाज़ हैं वो भी इसी में आ जाएंगे सारे। ठीक है, रोमांटिक पोएट के लिहाज से इसके क्या आइडियाज़ हैं, फियर ऑफ डेथ के बारे में इसमें बताया हुआ है। फिर द पोएट इज एम्बिशियस ऑफ फेम, पोएट पोएट इज एम्बिशियस ऑफ फेम नहीं, पोएट्स एम्बिशन, एम्बिशन, पोइट्स एपोस्ट्रोफी एस लगा के ना, पोइट के साथ एस, ये इज रिमूव कर दिए, एपोस्ट्रोफी एस लगा के, एम्बिशंस ऑफ, पोइट्स एम्बिशंस ऑफ फेम, सॉरी, कर लिया फिर। एम्बिशन, एम्बिशियस ऑफ लव, यहाँ पे एम्बिशन आएगा। ऊपर भी ना एम्बिशन लिखोगे, यहाँ पे एम्बिशियस लिखा हुआ है, एम्बिशन आएगा। ठीक है, AMBITION, US हटा के ना आगे एन लिख दो। ये US है ना एंड पे दिया हुआ, जी इसको ठीक है। हटा के एन लिख दो नीचे भी, एम्बिशन ऑफ लव। सही है। तो उसके जो एम्बिशंस थे, यानी कि उसने पहले वो जिस ब्यूटी को प्रेज़ करके उसने एम्बिशन किया हुआ, पहले अपने उसने कहा कि मैं अपनी राइटिंग को अपने रिटन फॉर्म में, अपनी जो दिमाग में जो कुछ सोचा उसको रिटन फॉर्म में दूँ, उसको एक रिटन शक्ल दे दूँ, या रिटन फॉर्म में लिख दूँ, उसको पेन की शक्ल दे दूँ। फिर उसने एक जो है वो साहिल के किनारे का लिखा हुआ है, वो ब्यूटी को प्रेज़ करने का सोचा हुआ है। तो वो सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये सारा जो है ना आप समरी में भी ये कर सकते हो। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में भी लिख सकते हो, और जो आपके मेन आइडियाज़ है ना पॉइंट के, वो भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस जो है ना इसी सारा ये सारा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये नीचे तक है। इमेजरी ऑफ द पोएम ये भी है आपके। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ द पोइट। फियर्स ऑफ द पोइट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ जाता पेपर में। ठीक है, ऊपर लिख लो बेशक। व्हाट आर द पोएट्स फियर्स, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द रियल नेचर ऑफ कीट्स फियर्स इन दिस पोएम व्हेन आई हैव फियर्स, यानी कि इसके रियल जो, व्हाट इज द रियल नेचर ऑफ कीट्स, उसकी जो रियल नेचर है वो आप बताएंगे कि रियल नेचर उसकी क्या थी, कि वो ब्यूटी को प्रेस करता था, वो अपने इमेजिनेशन में इन चीज़ों को इमेजिनेट करता था। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना वन बाय वन आप लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर फर्स्ट फियर सेकंड फियर नहीं लिखोगे आप, इसको पैराग्राफ्स बना के भी लिख सकते हो। बल्कि जैसा है ना, फर्स्ट जी ठीक है। फियर सेकंड फियर हेडिंग भी दे सकते हो।
ठीक है, तो ये इस तरह से आप ना इसको एक्सप्लेन करोगे, इसमें ये तीनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, यानी कि इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट आ जाए ना तो आप ये लिख सकते हो उसमें, उसके पेयर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और ये देखो जैसे उसने कहा ना व्हाट इज द रियल नेचर ऑफ कीट्स पेयर्स इन द पोएम, यानी इस पोएम के अंदर उसके पेयर्स की क्या नेचर थी, यानी कि उसके पेयर्स कौन कौन से थे, उनकी कैसी नेचर थी। एक उसने उसकी बेटी को प्रेस करने का सोचा, भाई ये थोड़ा कम है, आप इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये 3 लाइनें, आप इसको 5 से 6 लाइनें लिखोगे एक पैराग्राफ। ठीक है, ये भी 3-4 लाइनें, इनको भी आप लेंथी करोगे, एक्सप्लेन करोगे फ़ायदा। सही है? ठीक है? जी मैम ठीक है। तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? एक्सप्लेनेशन अगर ना समझ आए तो ये आप ना जो हर एक पेयर की जो स्टैंजा बाय स्टैंजा जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है ना, थोड़े-थोड़े पॉइंट्स आप वो उठा के इसमें डाल सकते हो। सही है? थर्ड पेयर, फिर फोर्थ पेयर है, इसी तरह से दिया हुआ है। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन जी है मैम ठीक। थीम ऑफ द पोएम। ठीक है, व्यूज ऑन लव एंड ब्यूटी, इनमें थीम भी आ सकती है, व्यूज ऑन लव एंड ब्यूटी भी आ सकते हैं। टू ऑफ किड्स फेवरेट थीम्स आर टच्ड अपॉन इन द पोएम दैट ऑफ अनरिक्वेटेड, ये क्या है, लव है आई थिंक, नंबर क्लियर नहीं है, जी इन द लव है, स्पेलिंग गलत है आई थिंक। जी जी So and the transient nature of beauty discuss, ठीक है, what are the views of kids on love and beauty, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती होती हैं जिसमें आप थीम लिखोगे, यही थीम लिखोगे सारी नीचे जो दी हुई है, और अगर किड्स के व्यूज़ आ जाते हैं लव और ब्यूटी यानी मोहब्बत और ब्यूटी के बारे में, इसके क्या व्यूज़ है, क्या वो सोचता है, तो आप ये लिखोगे व्यूज़ ऑन लव एंड ब्यूटी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल टच, थोड़ा सा कि वो अपने जो इमेजिनेशन थी ना उसमें अपनी वो सोच रहा है, गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। But the poet was madly in love with a beautiful girl, Fanny Brown. Yes, girlfriend थी, but she did not properly appreciate his feelings and sentiments. This unsuccessful love broke his heart. The poet addresses his beloved and calls her a fair creature of an hour. He believes that her beauty and youth are temporary things. He tells her that her early death will not let her enjoy the pleasure of looking at her charming face. तो यहाँ पे ना बेसिकली वो इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा है कि अपनी जो इमेजिनेशन में अपनी वो गर्लफ्रेंड के बारे में सोच के उसको इमेजिनेट कर रहा है, तो उसकी ब्यूटी को प्रेज कर रहा है एक्चुअली। तो ये आप ऑटोबायोग्राफिकल टच जब आप रीड आउट करोगे ना फिर आपको समझ आ जाएगा। ब्यूटी एंड लव आर शॉर्ट लिव्ड, वो कहता है कि ब्यूटी और लव जो है उसके बीच क्या है कि वो शॉर्ट लिव्ड हैं, दुनियावी चीज़ें हैं और ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ये हमेशा नहीं रहते हैं। जैसे क्योंकि ये दुनिया जो है इसमें आप हमेशा नहीं रहते हैं, आप मतलब जब आपकी डेथ होगी तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से फेड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, जी ये भी इम्पोर्टेंट है, व्यूज ऑफ किड्स लव एंड मैरिज, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, और जो पीछे मैंने बताया ना उसके 4 पीयर्स वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ डेथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाउ डज द पोएट ट्रीट द थीम ऑफ डेथ इन हिज पोएम व्हेन आई हैव इयर्स, वो डेथ के बारे में क्या सोचता है, अब ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आप जो है ना ऑलमोस्ट चीज़ें वही सेम है, पॉइंट्स वही सेम है, बस जो है ना स्टेटमेंट क्वेश्चन की चेंज है और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अलग है, चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो डेथ अ माइटी एंड क्रूअल फोर्स, वो डेथ के बारे में क्या कहता है, उस ये सारे उसके अंदर पॉइंट्स आ जाएंगे। डेथ ट्रीटेड इन द पैथेटिक मैनर, ये सारे जो है ना क्वेश्चंस इसमें कवर होंगे। ठीक है, समझ आ गई है? और नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जी जो मैम कि सही है। अच्छा, आप जो है ना जब इसको पढ़ोगे ना पॉइंट को अलग से, तो फिर अगर आपको ना समझ आए मतलब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, या कहीं से भी कोई कंफ्यूजन होती है ना तो आप पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि आई नो इस पे जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा सा हो जाता है, इस तरह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, लेकिन जो है ना आप जब पढ़ोगे ना तो फिर ना समझ आए तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हो। ठीक है, अगर चाहोगे तो मैं जी दोबारा से मैम ना ये पोइम आपको एक्सप्लेन कर दूंगी एक दूसरे लेक्चर में। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पोइम ये
आते हैं पेपर में। व्हाट आर द फियर्स ऑफ द पोएट, ठीक है, जो वो फियर्स, फोर फियर्स जो एक्सप्लेन किया ना उसमें, ये वो वाला क्वेश्चन है, उसमें आएगा ये। व्हाट आर द व्यूज ऑफ कीट्स ऑन ब्यूटी एंड डेथ, तो उसके व्यूज ब्यूटी एंड डेथ पे भी आ सकते हैं, ब्यूटी एंड लव पे भी आ सकते हैं, और लव ब्यूटी एंड डेथ तीनों पे भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप लव जी भी ऐड जी। कर लो, ब्यूटी डेथ एंड लव, इस पे लव भी ऐड कर लो। जब आप प्रिपेयर करो ना तो आप ये ध्यान में रखो कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ये तीनों क्वेश्चन आपने लागू करने हैं। ठीक है, जी। सही है। कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछे मुझसे, फिर वरना फिर हम ये मीटिंग एंड करें। मैम फिर इसका टेस्ट वगैरह होगा कोई? टेस्ट इसका जो है ना, आप इस तरह से करना ना, जैसे मैंने कुसुम को कहा था कि वो प्रिपेयर करके ना तो सेंड कर दें। मतलब आप जब प्रिपेयर करके तो लिख के मुझे वो पिक्चर सेंड कर दें, तो मैं आपका चेक कर सकती हूँ। अदरवाइज़ जब तक फिज़िकल क्लासेस नहीं होती हैं ना, तब तक तो इनके टेस्ट वहाँ पे होना तो पॉसिबल नहीं है। जी मैम, कब तक होनी है ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस? 11 अप्रैल तक तो ऑनलाइन ही होगी। जी ठीक ठीक है, है। तो कल की क्लास का भी यही टाइम होगा, 12 से 2 बजे तक का। ठीक है, जी जी। सही है। ना समझ आए तो मुझे पूछ लेना है, ग्रुप में पूछ लें या पर्सनली पूछ लें, जैसे आपको ईज़ी लगे। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। ओके, चलें, सही है, मैं अभी फिर मीटिंग एंड कर रही हूँ। ठीक है? टेक केयर, और विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह टुमारो। ओके? जी ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।